हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफर्टलेस एजुकेशन क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम शैक्षिक सुधार हेतु गठित आयोग और समितियों के बारे में बात कर रहे थे। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ आयोग और समितियों के बारे में बात की थी। आज कुछ और जो बच गए हैं उनकी बात करेंगे। भारत में शैक्षिक सुधार हेतु गठित आयोग और समितियां बाल श्रम नीति या बाल परियोजना कह सकते हैं। ये 1986-87 में आई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक्चुअली आप देखेंगे ये सारी जो पॉलिसीज़ है या फिर आयोग हैं ये 1986 के बाद आए हैं काफ़ी सारे, क्योंकि 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी उसमें शिक्षा के सुधार के लिए बहुत सारी बातें कही गई और उन्हीं को क्रियान्वित करने के लिए या उन्हीं टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए गए सो दैट जो वो 1986 में बात कर रहे थे कि शिक्षा को बेहतर कैसे बनाया जाए या उसको बेहतर बनाने के लिए उन लोग जो सोच रहे थे उसके लिए ये छोटे छोटे प्लान्स बनाए गए थे। उसी में से एक है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसका काम था प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। और वो कैसे किया जाएगा? जो बेसिक चीज़ें हैं वो प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचाई जाए। बेसिक चीज़ें जैसे शिक्षण सामग्री हो गई, एटलीस्ट 2 रूम होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, बरामदा होना चाहिए और इन्होंने बात की कि शिक्षक होने चाहिए कम से कम 2। तो ऐसी ही जो बेसिक चीज़ें हैं एक प्राथमिक विद्यालय को चलाने के लिए वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए स्कूलों तक पहुंचाई जा रही थी, गवर्नमेंट स्कूलों तक। आगे चल के उसमें सुधार भी किया गया या फिर उसको इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ये सारी चीज़ें बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं उनको पहुंचाया गया। 1988 में संपूर्ण साक्षरता अभियान स्टार्ट हुआ था। 1990 में सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम या फिर जिसे पी मोस्ट कहते हैं वो चलाया गया। इसमें क्या था, जो टीचर्स हैं स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी टीचर्स को। प्रोग्राम फॉर मास एजुकेशन, मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर इसे कहा जाता है। और इसके ज़रिए टीचर्स को बताया जा रहा था कि 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हैं और कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए आपके स्कूल में। बहुत सारी जो किट्स दी जा रही थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए, उसको यूज़ कैसे करना है, जैसे साइंस किट हो गई, प्लेग्राउंड से रिलेटेड जो गेम्स हो गए, मैथ किट हो गई या फिर इंग्लिश किट हो गई। ये सारी जो किट्स थी उसे पढ़ाते समय आपको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा था ये प्रोग्राम के ज़रिए। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। उसके बाद 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आई थी। इसका भी काम था कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। इन्होंने भी स्त्री शिक्षा पर या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो वंचित वर्ग हैं उनकी शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था। 1993-94 में प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम आया। स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स आया। वो ऑलमोस्ट ये 1990 वाले पी मोस्ट की तरह ही था। इसका काम भी यही था कि 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी हमारी सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो टीचर को बताई जाए, प्लस जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के ज़रिए चीज़ें पहुंचाई जा रही है स्कूलों में उसको यूज़ करना बताया जाए और इसी तरीके से टीचर्स को ट्रेन किया जाए और जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसे बढ़ाया जाए।
1994 में ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आया, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम था ये, और इसमें बेहतर करने की कोशिश की गई। जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करना, सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की गई ज़िला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के ज़रिए। 1995 में मिड डे मील स्कीम आई, और मिड डे मील स्कीम जो 1995 में आई उसका भी काम था कि जो देखा जा रहा था कि बच्चे काफ़ी अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर जो नामांकन का जो दर है वो बहुत कम है, तो कैसे बच्चों को स्कूलों तक लेके आया जाए, प्लस उनको कैसे स्कूलों में रुकाया जाए। बच्चे भागे नहीं, 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया, इससे टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो रही थी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था मिड डे मील, जिसमें बच्चे को पोषण आहार देने की बात की गई, और बच्चों को अच्छे खाने के साथ साथ अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्लस इसी को देख के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को काम पे भेजते हैं। क्यों काम पे भेजते हैं? क्योंकि उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है। एटलीस्ट एक दिन का जो दिहाड़ी है बच्चा लेके आएगा तो अपने खाने की व्यवस्था कर सकेगा, इसीलिए छोटे बच्चों को काम पे वो मजबूरी में भेजते। तो वो मजबूरी भी ख़त्म हो जाए कि बच्चा स्कूल में भी आएगा तो उसे एक टाइम का खाना मिलेगा अच्छा, प्लस शिक्षा भी मिलेगी। बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ फ्री है स्कूल में। तो यही सोच के पेरेंट्स शायद स्कूलों में नामांकन कराए अपने बच्चों का। बच्चे जो छोड़ के जा रहे हैं वो ना छोड़े, और ये कार्यक्रम काफ़ी सफल भी हुआ मिड डे मील, जिसके ज़रिए बच्चे काफ़ी आने लगे। नामांकन का जो दर है वो बढ़ने लगा, प्लस ठहराव का जो दर था वो भी बढ़ने लगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आने लगे और इस सेवा का लाभ भी उठाने लगे। 2001-2002 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ, जिसमें शिक्षा से रिलेटेड काफ़ी सारा काम किया गया। इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल के रखी है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। 2003 में प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो ये जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्राथमिक स्तर पे बालिकाओं की शिक्षा के बारे में इसमें बात किया गया, और ज़्यादातर देखा गया जो माइनॉरिटीज़ है, या जहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप है, या जहाँ पर बालिकाओं को स्पेशली देखा जा रहा है कि वो स्कूल में नहीं आ रही, मलिन बस्तियाँ हैं, या फिर जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चियों को टारगेट करना, उनको स्कूल तक लाना, उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करना, वो इस कार्यक्रम का मोटो था। 2004 में स्कूल चलो अभियान स्टार्ट हुआ। स्कूल चलो अभियान के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में लाने की कोशिश की गई। 2004 में ही कस्तूरबा गांधी बालिका योजना स्टार्ट की गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये आगे पीछे हो गया थोड़ा सा। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना जो थी उसके ज़रिए रेसिडेंशियल स्कूल दिए जा रहे थे। जो बच्चियां हैं, बिकॉज़ उनका घर दूर है इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रही है, या फिर उसके पेरेंट्स जैसे बंजारे होते एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उनका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए उनके बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेसिडेंशियल स्कूल खोला गया स्पेशली लड़कियों के लिए, और उनको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की। इसमें बच्चों को हस्तकला भी सिखाई जाती थी, जैसे कि बच्चे अगर यहाँ से निकले, ये 6 to 8 के लिए स्पेशली था, 6 to 8 गर्ल्स के लिए रेसिडेंशियल स्कूल था। जैसे कि हस्तकला सिखाने का उनका ये मकसद था कि बच्ची जब यहाँ से निकले तो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था या बेसिक चीज़ें वो कर सके, यहाँ की जो पढ़ाई है उसको रियल लाइफ में भी काम में आए, इसलिए उसका सिलेबस ऐसे सेट किया गया था। 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो बच्चे थे, स्पेशली स्कूल किड्स के बारे में बात हो रही थी, उनका करिकुलम सेट करने की जिम्मेदारी इसमें दी गई,
और जैसे कि जो भी सिलेबस हो वो ज़्यादा बच्चों के यूज़फुल हो, या फिर रटंत प्रणाली पे जोर ना दिया जाए, बाहर से जुड़ा हुआ हो, उनकी जो लाइफ है रियल लाइफ से करिकुलम जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो और वो रियल लाइफ में उसके कोई काम का ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कमियाँ दूर करने की कोशिश की गई, जो सिलेबस की कमियाँ थी, और एक बेहतर करिकुलम बच्चों के लिए तैयार करने की कोशिश की गई 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के ज़रिए। 2009 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा, इसमें भी पाठ्यक्रम को ही तैयार किया गया, बट टीचर्स एजुकेशन के लिए, जैसे कि आप हो गए, आपका कोर्स हो गया, आप भी आगे जाके टीचर बनने वाले हैं, बीएड, एमएड और ये सारे जो कोर्सेज है जिसको पढ़ने के बाद टीचर्स बनते हैं, वो वाला करिकुलम सेट करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 में दी गई। उसमें कहा गया कि पाठ्यक्रम ज़्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, इतने अच्छे टीचर बन के निकल के आए कि जो देश के विकास में योगदान दे सके। तो ऐसे ही कुछ अच्छा करिकुलम सेट करने के लिए 2009 का गठन हुआ। 2009 का जो ये प्रोग्राम है उसका गठन हुआ। 2009 में ही निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार भी आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, बट पूरे देश में ये 2010 में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। इस बात को ज़रा ध्यान में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जितने भी प्रोग्राम्स थे ईयर वाइज मैंने कवर कर लिए। अब फिर से हम लोग कुछ प्लान्स एंड पॉलिसी जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है उसी को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।